Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is पोर्टल इन न्यूज। तो जो इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट का पोर्टल जिसके बारे में न्यूज में आया हम जानेंगे। तो फूड एंड कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री के अंतर्गत जो पोर्टल है राइट टू रिपेयर पोर्टल, हियर मैन्युफैक्चरर वुड शेयर द मैनुअल ऑफ द प्रोडक्ट डिटेल विद कस्टमर सो दैट दे कुड आइदर रिपेयर बाय देमसेल्फ और बाय थर्ड पार्टी रेदर देन डिपेंड ऑन द ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर। तो जो आपका राइट टू रिपेयर पोर्टल है, यहाँ पे मैन्युफैक्चरर जो है वो शेयर करेंगे मैनुअल को प्रोडक्ट डिटेल का कस्टमर के साथ, ताकि वो खुद ही चाहे रिपेयर कर ले खुद से या किसी तीसरे पार्टी के द्वारा रिपेयर करवा सके, ना कि वो डिपेंडेंट हो ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर के ऊपर। इनिशियली मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक, कंज्यूमर ड्यूरेबल, ऑटोमोबाइल्स एंड फार्मिंग इक्विपमेंट वुड बी कवर। और इनिशियली क्या होगा, इसके अंदर मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ऑटोमोबाइल और फार्मिंग इक्विपमेंट को कवर किया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत जो पोर्टल है, तो जैसे कि आपका नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल 2015, इट इज ए जॉब प्लेटफॉर्म फॉर कनेक्टिंग क्वालिफाइड जॉब सीकर विद पोटेंशियल एम्प्लॉयर। इट ऑल्सो इनहेंस कैंडिडेट पर्सनैलिटी। ये जो आपका नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल है 2015 का, ये एक जॉब प्लेटफॉर्म है जो कि कनेक्ट करता है क्वालिफाइड जॉब सीकर को पोटेंशियल एम्प्लॉयर के साथ। ये इनहेंस करता है कैंडिडेट के पर्सनैलिटी को। E-Shram Portal 2021. It consists of a national database of all unorganized worker, approx 38 crores. In 2022, the ministry linked with NCS and E-Shram Portal. और जो E-Shram Portal है 2021 का, ये कंसिस्ट करता है नेशनल डाटाबेस को सारे अनऑर्गेनाइज वर्कर के लिए, जो कि अप्रोक्सीमेटली 38 करोड़ है। 2022 में मिनिस्ट्री ने लिंक कर दिया दोनों ही NCS और E-Shram पोर्टल को। मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स के अंतर्गत जो पोर्टल है खेलो इंडिया डैशबोर्ड, इस प्रोवाइड अपडेटेड रियल टाइम स्टैटिस्टिकल डाटा रिलेटेड टू खेलो इंडिया स्कीम एंड इवेंट। ये जो है खेलो इंडिया डैशबोर्ड, ये प्रोवाइड करता है आपको एक अपडेटेड रियल टाइम स्टैटिस्टिकल डाटा को, जो कि रिलेटेड है खेलो इंडिया स्कीम और इवेंट से। अंडर द खेलो इंडिया प्रोग्राम टैलेंटेड प्लेयर गेट a स्कॉलरशिप ऑफ ₹5 लाख फॉर 8 ईयर। और खेलो इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत जो टैलेंटेड प्लेयर होंगे उनको स्कॉलरशिप मिलेगा 5 लाख रुपीज का 8 ईयर्स के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नासा का प्रिजर्वेलेंस। तो हम जानेंगे नासा का प्रिजर्वेलेंस के बारे में। पहले भी इस टॉपिक को हम लोगों ने कंसीडर कर रखा है। Perseverance rover mission under NASA Mars Exploration Program has left a titanium tube containing a rock sample on the surface of Mars. जो आपका Perseverance rover मिशन था नासा के मार्स एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम के अंतर्गत, उसने टाइटेनियम ट्यूब जो कि कंटेन कर रहा था रॉक सैंपल को सरफेस ऑफ मार्स पर लेफ्ट कर दिया है। इट विल सर्व एज ए बैकअप इफ Perseverance कांट डिलीवर इस सैंपल। ये एक बैकअप के तौर पे है, अगर Perseverance नहीं डिलीवर कर पाएगा सैंपल को तो ये बैकअप के रूप में काम करेगा। Perseverance is a car-sized Mars rover designed to explore the Jezero crater on Mars as a part of NASA Mars 2020 mission. It aims to look for signs of past microbial life, prepare for future human exploration, and collect sample of rock for possible return to Earth. तो जो नासा का प्रिजर्वेंस मिशन किसका है, किस लिए था, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आपको पता चल गया। तो जो प्रिजर्वेंस है वो कार साइज मार्स रोवर है जिसको डिजाइन किया गया है एक्सप्लोर करने के लिए जेजेरो क्रैटर को मार्स के ऊपर, जो कि बात है नासा के मार्स 2020 मिशन का। इसका मकसद है खोजना कोई भी अगर साइन है पास्ट माइक्रोबियल लाइफ का, तैयार करना फ्यूचर ह्यूमन एक्सप्लोरेशन को और कलेक्ट करना सैंपल को रॉक्स का जो पॉसिबल लेके वो अपना सके। अदर मिशन ऑन मार्स, नासा का जो प्रिजर्वेंस रोवर मिशन है मार्स के लिए, इसके अलावा जो मार्स का मिशन है उसका नाम भी हमें मेमोराइज होना चाहिए और कौन सा कंट्री का ये भी, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। तो यूएई का होप मिशन है, चाइना का तियानवन है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मार्स एक्सप्रेस एंड एक्सो मार्स ट्रेस गैस ऑर्बिटर, नासा का मार्स रिकॉन्सिनेंस ऑर्बिटर, मार्स ओडिसी, मावेन, क्यूरियोसिटी रोवर, ये सारे नासा का है। और इंडिया का मंगलयान, ये आप देख सकते हैं जो रोवर की बात कही गई है। तो ये आपका टॉप में जो लगा हुआ है सुपर कैम है, लेजर माइक्रो इमेजर। उसके नीचे जो आपका मैक्सकैम जेड है, जूमेबल पैनोरामिक कैमरा। उसके नीचे आपका मेडा है, वेदर स्टेशन। उसके बाद जो आपका साइड में गया है तो इसका अपर पार्ट जो आपका सेरलॉक है, अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोमीटर। नीचे वाला पार्ट जो आपका पिक्सल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। ये आपका जो लेफ्ट हैंड साइड में वो मॉक्सी है, ये प्रोड्यूस करता है ऑक्सीजन को मार्शियन CO2 के मदद से। और लास्ट जो बैक साइड में आपका लगा है रिमफैक्स, जो कि सब सरफेस रडार है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा साइंटिस्ट फ्रीज ग्रेट बैरियर रीफ कोरल इन ए वर्ल्ड फर्स्ट ट्रायल। साइंटिस्ट ने फ्रीज कर दिया ग्रेट बैरियर रीफ कोरल को पहले ट्रायल के दौरान। तो जानेंगे ऐसा क्यों किया गया, क्या है इसके बारे में हम समझेंगे। In the latest lab trial, the world first with Great Barrier Reef coral, scientists used the Crimos to freeze coral larva to the Australian Institute of Marine Science. लेटेस्ट लैब ट्रायल के दौरान, यानी जो लैब में ट्रायल हो उसको फ्रीज किया गया, ना कि ग्रेट बैरियर रीफ को ही पूरा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो जो लेटेस्ट लैब का ट्रायल था, इसमें वर्ल्ड का जो पहला ग्रेट बैरियर रीफ कोरल है, साइंटिस्ट ने उपयोग किया है क्रायोमेस का फ्रीज करने के लिए कोरल लार्वा को ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैराइन साइंस में।
The coral has been collected from the reef for the trial, which coincided with the brief annual spawning window. जो कोरल है उसको कलेक्ट किया गया था रीफ से ट्रायल के तौर पे, जो कि कोइंसाइड करता है ब्रीफ के एनुअल स्पॉनिंग विंडो में. A new material called cryomesh is helping the scientists in this effort. Coral is frozen using a special method called cryogenic. This permits the young animal to be stored until they can be unfrozen and placed in the wild. एक जो नया मटेरियल है जिसको कहा गया है क्रायोमेश, इसका मदद लिया गया है साइंटिस्ट के द्वारा अपने एफर्ट को सक्सेसफुल करने के लिए. कोरल को फ्रोज किया गया उपयोग करके एक स्पेशल मेथड को, जिस मेथड को कहा गया है क्रायोजेनिक. ये परमिट करता है यंग एनिमल को स्टोर किए जाने के फॉर्म में जब तक कि उसको अनफ्रोजन ना किया जाए और प्लेस ना किया जाए वाइल्ड में. Cryogenically frozen coral reef can be stored and later reintroduced to the wild to protect them against rising ocean temperature. और जो क्रायोजेनिकली फ्रोजन कोरल रीफ है इसको स्टोर किया जा सकता है और बाद में फिर से इंट्रोड्यूस किया जा सकता है वाइल्ड में, प्रोटेक्ट करने के लिए उनको राइजिंग ओशियन टेम्परेचर से. Great Barrier Reef is the world's largest coral reef system composed of over 2,900 individual reefs and 900 islands stretching for over 2,300 kilometers over an area of approximately 3,44,400 square kilometers. जो आपका ग्रेट बैरियर रीफ है कहाँ पर, ये तो ऑस्ट्रेलिया के पास. ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम है जो कि कंपोज करता है 2,900 इंडिविजुअल रीफ को, 900 आइलैंड जो कि स्ट्रेच करता है 2,300 किलोमीटर के एरिया पे अप्रोक्सीमेटली, जो कि आपका 3,44,400 स्क्वायर किलोमीटर का है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अंटार्कटिका एम्पेरर पेंगुइन. तो हम जानेंगे अंटार्कटिका एम्पेरर पेंगुइन के बारे में, क्यों न्यूज में आया इसको भी हम समझेंगे. एम्पेरर पेंगुइन विच रिलाइज ऑन आइस फॉर ब्रीडिंग इज द मोस्ट वल्नरेबल ऑफ अंटार्कटिका स्पीसीज. जो एम्पेरर पेंगुइन है आपका, जो कि डिपेंड करते हैं आइस के ऊपर ब्रीडिंग के लिए, वो सबसे ज्यादा वल्नरेबल है अंटार्कटिका स्पीसीज में. इसके बैकग्राउंड को हम समझते हैं. अकॉर्डिंग टू अ रिसेंट स्टडी, ग्रेटर एफर्ट आर नीडेड टू कंजर्व अंटार्कटिक इकोसिस्टम एंड पॉपुलेशन ऑफ अप टू 97% ऑफ लैंड बेस्ड अंटार्कटिक स्पीसीज में डिक्लाइन बाई 2100 इफ द नेगेटिव कंसिक्वेंसेज ऑफ क्लाइमेट चेंज आर नॉट एड्रेस. जो एक रिसेंट स्टडी है उसमें कहा गया है कि और ज्यादा एफर्ट की आवश्यकता है कंजर्व करने के लिए अंटार्कटिक इकोसिस्टम को, और जो पॉपुलेशन है अप टू 97% लैंड बेस्ड एक्वेटिक स्पीसीज का वो डिक्लाइन कर जाएगा 2100 तक, अगर जो नेगेटिव कंसिक्वेंसेस है क्लाइमेट चेंज का उसको एड्रेस नहीं किया जा सकता है. तो आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा ह्यूज लॉस होगा अगर 97% डिक्लाइन हो जाए तो. The mitigation strategy include limiting global warming to less than 2 degrees Celsius, managing non-native species and disease, and managing and protecting species. जो mitigation strategy है वो include करता है कि लिमिट किया जाए ग्लोबल वार्मिंग को लेस देन 2 डिग्री सेल्सियस रखा जाए, मैनेज किया जाए जो नॉन नेटिव स्पीसीज और डिजीज है, और मैनेज और प्रोटेक्ट किया जाए वहां के स्पीसीज को. In Antarctica, such conservation is surprisingly cheap, as implementing all strategies together would cost as little as $23 million per year until 2100, or about $2 billion इन टोटल. और अंटार्कटिका में इस टाइप का कंजर्वेशन जो है वो काफी चीप हो जाता है. इंप्लीमेंट करने के लिए ये सारे स्ट्रेटेजी को एक साथ जो आपको कॉस्ट कर पड़ेगा वो लिटिल ऊपर होगा $23 million पर ईयर से 2100 तक के लिए. ये आपका अप्रोक्सीमेटली $2 billion के आसपास का खर्चा आएगा. अबाउट इम्पेरर पेंगुइन एपिटेनोडाइट फोर्टेरिल्स. तो हम जानेंगे इम्पेरर पेंगुइन के बारे में भी. इनका साइंटिफिक नेम जो है वो आपका एप्टिनोडाइट फोर्टेरी है. ये टॉलेस्ट और हेवीएस्ट है सारे लिविंग पेंगुइन स्पीसीज में, और ये इंडेमिक है अंटार्कटिका के लिए. तो अंटार्कटिका के लिए ये इंडेमिक है, ये टॉलेस्ट और हेवीएस्ट है सारे लिविंग पेंगुइन स्पीसीज में. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पोलर बियर. तो हम जानेंगे पोलर बियर के बारे में. According to a new government assessment, polar bear in Canada western Hudson Bay, an inland sea connected to the Arctic Ocean, are dying at an alarming pace due to climate change. तो जो एक नया गवर्नमेंट का असेसमेंट किया गया है उसके अनुसार जो पोलर बियर है कनाडा के वेस्टर्न हुडसन बे के, जो कि एक आइलैंड सी है जो कनेक्ट करता है आर्कटिक ओशियन को, वो डाई कर रहा है अलार्मिंग पेस में क्लाइमेट चेंज के कारण. ये भी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड न्यूज है. इसके बैकग्राउंड को हम समझते हैं. तो जो रिसर्चर है वेस्टर्न हुडसन बे के, जो कि रीजन इंक्लूड करता है चर्चिल जो टाउन, जिसको कि हम पोलर बियर कैपिटल भी के नाम से जानते हैं वर्ल्ड का, उसमें देखा गया है कि ड्रॉप हुआ है 50% पॉपुलेशन में पोलर बियर का 1980 से अभी सबके समय में. पोलर बियर, जिनका साइंटिफिक नाम उर्सुस मैरिटिमस है, इट इज ए हाइपर कार्निवोरस एनिमल विथ ओवर 70% मीट डाइट स्पीसीज whose native range lies largely within the Arctic Circle. It is the largest extinct bear species as well as the largest extinct land carnivorous. जो आपका पोलर बियर है ये आपका हाइपर कार्निवोरस होता है एनिमल, जो कि 70% मीट का डाइट कंज्यूम करता है. ये वैसा स्पीसीज है जिसका नेटिव जो है वो लार्जली आर्कटिक सर्कल के पास कहीं होता है. ये लार्जेस्ट एक्सटेंक्ट बियर स्पीसीज है और साथ साथ लार्जेस्ट एक्सटेंक्ट लैंड कार्निवोरस भी है. इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन पोलर बियर. क्या प्रभाव पड़ रहा है क्लाइमेट चेंज का पोलर बियर के ऊपर? द आर्कटिक सी आइस विच इज मेल्टिंग ड्यू टू राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर इज क्रूशियल टू पोलर बियर सर्वाइवल एज दे यूज इट नॉट ओनली टू हंट सील चीप फूड बट ऑल्सो फॉर ट्रेवलिंग, मेटिंग एंड लेस्टिंग.
जो इम्पैक्ट है क्लाइमेट चेंज का पोलर बियर पर वो बहुत ज्यादा पड़ रहा है, क्योंकि जो आर्कटिक आइस है जो कि मेल्ट कर रहा है राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर के कारण, ये काफी जरूरी है पोलर बियर के सर्वाइवल के लिए, क्योंकि पोलर बियर इनका उपयोग करते हैं सिर्फ हंटिंग सील के लिए ही नहीं जो कि चीप फूड है, बल्कि ट्रैवलिंग के लिए, मेटिंग के लिए और रेस्टिंग के लिए भी। क्या इंपॉर्टेंस है पोलर बियर का? तो पोलर बियर जो है ये वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट प्रीडेटर है आर्कटिक रीजन पे, और ये जो है बायोलॉजिकल पॉपुलेशन को बैलेंस में रखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रत्नागिरी रॉक कार्विंग। तो हम जानेंगे रत्नागिरी रॉक कार्विंग के बारे में। एक्सपर्ट एंड कंजर्वेशनिस्ट हैव रेज्ड कंसर्न ओवर द प्रपोज्ड लोकेशन फॉर ए मेगा ऑयल रिफाइनरी इन बारसू विलेज ऑफ महाराष्ट्र रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट माइट डैमेज प्रीहिस्टोरिक जियोग्लिफ पेट्रोग्लिफ फाउंड इन द कोंकण रीजन ऑफ महाराष्ट्र। जो एक्सपर्ट व कन्वर्सेशनिस्ट है उन्होंने कंसर्न रेज किया है जो प्रपोज्ड लोकेशन है मेगा ऑयल रिफाइनरी का बारसू विलेज में महाराष्ट्र के रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में, कि ये डैमेज कर सकता है प्रीहिस्टोरिक जियोग्लिफ पेट्रोग्लिफ जो कि पाए जाते हैं कोंकण रीजन में महाराष्ट्र के वहां। इन सब के बारे में हम जानेंगे। पेट्रोग्लिफ, पिक्टोग्राफ, जियोग्लिफ होता क्या है। तो पेट्रोग्लिफ जो कि बनता है स्क्रैचिंग, रबिंग या चिपिंग से रॉक सरफेस पे। पिक्टोग्राफ को पेंट किया जाता है रॉक सरफेस के ऊपर। जियोग्लिफ जो है वो लार्जर ग्राउंड मार्किंग होता है जो कि यूजुअली ट्रेंचिंग या क्लिंजिंग अवे किया जाता है जिसमें रॉक को, जो कि टॉप लेयर होता है सॉइल का जिसमें पैटर्न होते हैं, लाइंस होते हैं, नेचुरल सरफेस देखे जा सकते हैं। जियोग्लिफ जो है ये एक टाइप ही है प्री हिस्टोरिक रॉक आर्ट का जिसको क्रिएट किया गया था सरफेस में लेटराइट प्लेटू के, जैसे कि आपका साझा हो गया मराठी में। अब आप रत्नागिरी रॉक कार्विंग के बारे में समझ लेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एक्सपर्ट एंड कंजर्वेशनिस्ट ने जो कंसर्न रेस्ट किया है प्रपोज लोकेशन को लेकर मेगा ऑयल रिफाइनरी का बारसू विलेज में महाराष्ट्र के रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में, उनका मानना है कि अगर प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा तो ये जो रॉक कार्विंग है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा कंस्ट्रक्शन या केमिकल रिएक्शन के कारण। रॉक कार्विंग जो है इस रीजन का उसके बारे में हम समझते हैं। यूनेस्को लिस्टिंग मेंशन कोंकण जियोग्लिफ, हाउएवर एल्सवेयर द टर्म पॉलियोग्लिफ लिटरली रॉक सिंबल कैरेक्टर इज आल्सो यूज्ड। यूनेस्को का जो लिस्टिंग है वो मेंशन करता है कि जो कोंकण जियोग्लिफ है उसके बारे में, लेकिन और जगह जो है जो टर्म पेट्रोग्लिफ जिसका लिटरली मतलब होता है रॉक सिंबल या कैरेक्टर, इसका उपयोग किया जाता है। Cluster of geoglyphs are spread across the Konkan coastline in Maharashtra and Goa, spanning around 900 km. Porous laterite rock which lend itself to such carving is found on a large scale across the entire region. जो क्लस्टर है आपका जियोग्लिफ्स का ये फैला हुआ है आपका कोंकण कोस्टलाइन में महाराष्ट्र और गोवा के, जो कि स्पेन करता है 900 किलोमीटर के एरिया पे। और जो पोरस लेटराइट रॉक है जो कि खुद को सच कार्विंग में पाए जाते हैं वो लार्ज स्केल पाए जाते हैं पूरे रीजन में ही। रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट हैज मोर देन 1500 पीसेज ऑफ सच आर्ट ऑल्सो कॉल्ड एज कटल शिल्प स्प्रेड अक्रॉस 20 साइट। और जो रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट आपका महाराष्ट्र का है वहां पे मोर देन 1500 पीसेस है वैसे आर्ट का जिसको कि कटल शिल्प भी कहते हैं, जो कि आपका स्प्रेड करता है 20 साइट में। यूनेस्को टेनेटिव वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट मेंशन 7 साइट विद पेट्रोग्लिफ इन रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट। और जो यूनेस्को का टेनेटिव वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट है ये मेंशन करता है 7 साइट के बारे में जो पेट्रोग्लिफ है रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट का, इसको ध्यान में रखते हुए क्या सिग्निफिकेंस है इस रॉक आर्ट का इसको हम जानेंगे। और ये आप देख सकते हैं जो उसके बारे में मेंशन किया गया था, ये कोंकण जेरोग्लिफ्स है टॉप वाला, उसके नीचे बॉटम में जो आपका वो जिंकल सीरी है जो कि लिविंग रूट ब्रिज है मेघालय का, और ये आपका जो है ये शिविरभद्र टेम्पल है आंध्र प्रदेश का लिपाक्षी। तो जो सिग्निफिकेंस है रॉक आर्ट का इसको हम समझते हैं। तो यूनेस्को के अनुसार जो रॉक आर्ट है भारत का ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट मटेरियल एविडेंस है कंट्री के अर्ली ह्यूमन क्रिएटिविटी का। Ratnagiri rock art is evidence of the continued existence of human settlement from the Mesolithic, Middle Stone Age to the early historic era. जो रत्नागिरी का रॉक आर्ट है ये आपका सबूत है एक कंटिन्यू एग्जिस्टेंस को लेके ह्यूमन सेटलमेंट का, मेसोलिथिक यानी मिडिल स्टोन एज से अर्ली हिस्टोरिक इरा तक का। रत्नागिरी प्रीहिस्टोरिक साइट जो है वो 3 इंडियन अट्रैक्शन में से एक है वर्ल्ड हेरिटेज साइट का, और जो कौन कौन सा है जिंकेरजी जिरी और जो लिविंग रूट ब्रिज आपका मेघालय का, और जो आपका तीसरा है वो कौन है वीरभद्र टेम्पल आंध्र प्रदेश लिपाक्षी का। ये तीनों आपको पता चल गया, ये तीनों का नाम पता होना चाहिए, आपको मेमोराइज होना चाहिए कहाँ पे ये भी। Unlike भीमबेटका एंड मिर्जापुर कार्विंग नो सीन ऑफ एनिमल हंटिंग आर डिपिक्टेड हियर। जैसा कि आपका भीमबेटका या मिर्जापुर का कार्विंग है उसके जैसे यहाँ पे कोई भी सीन जो है एनिमल हंटिंग का डिपिक्ट नहीं किया गया है। That's all for डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.